भारत में कुछ राज्यों के द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या राज्यों के पास यह अधिकार है, और अगर अधिकार नहीं है तो आखिर यह घोषणा किस आधार पर की गई है। तो आइए समझते हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं इस न्यूज की। न्यूज ये है कि कर्नाटक ने यह कहा है कि वो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करेगा। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश ने भी कहा है कि वह 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित करने के बारे में विचार कर रहा है। तो दरअसल इसका आधार क्या बताया गया है? आधार ये कहा गया है कि वो एडिक्शन को, यानी कि सोशल मीडिया को लेकर जो एडिक्शन है उसको कम करना चाहते हैं, साइबर बुलिंग से सुरक्षा चाहते हैं और मेंटल हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि क्या यह प्रतिबंध राज्य सरकार लगा सकती है, और अगर नहीं लगा सकती है तो यह घोषणा कैसे है? तो चलिए आइए चलते हैं, इसका जवाब जानते हैं। सबसे पहले हम इसी आधार पर बात करते हैं। कर्नाटक ने 16 वर्ष से कम आयु सीमा की, और साथ साथ आंध्र प्रदेश ने 13 वर्ष से कम आयु सीमा को लेकर यह बात कही है। अब केंद्र द्वारा भी नीतिगत विचार किया जा रहा है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार आयु आधारित प्रतिबंधों पर विचार कर रही है, लेकिन क्रियान्वयन की अभी तक बात करें तो अभी स्पष्ट इस पर इसके बारे में कुछ कहा जाना तय नहीं है कि प्रतिबंध फिलहाल कब तक योजना है, कब तक इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा सेंट्रल के लेवल पर। लेकिन यहां बात मुख्य तौर पर यह है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने जो ये कदम उठाने की बात की गई है उनके द्वारा, वो क्या इनके अधिकार क्षेत्र में है, तो इसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि भारत में अधिकार क्षेत्र की अगर बात करें तो भारत में इंटरनेट हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, यहां पर जो भी नियमन का काम होता है, रेगुलेशन का काम होता है, वो कैसे होता है? तो वो आईटी एक्ट 2000 के तहत होता है। और आईटी एक्ट जो 2000 है उसके अंतर्गत ही, चाहे वो ऑनलाइन अपराध हो, चाहे वो डेटा सुरक्षा हो, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी हो, ये तीनों इसका रेगुलेशन किया जाता है। और ये आईटी एक्ट जो 2000 का है, ये बेसिकली किसकी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, ना कि राज्य सरकार का अधिकार। तो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से ये बाहर की चीज होती है। इंटरनेट चूंकि राष्ट्रीय विषय है और इस पर नियंत्रण का काम पूर्ण रूप से केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अब सवाल उठता है कि ये राज्य घोषणा कैसे कर रहा है? तो अगर राज्य यहां पर इस पर कंट्रोल करता है तो ऐसी दशा में होगा क्या कि केंद्र और राज्य के बीच में अधिकारों को लेकर जो राज्यों द्वारा प्रतिबंध लगाए जाएंगे उसमें क्षेत्राधिकार संबंधी कानूनी प्रश्न खड़ा हो जाएगा। यानी कि आईटी रूल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 का है, वो केंद्र के अंतर्गत होने की वजह से, केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार के में होने की वजह से राज्यों और केंद्र के बीच में जो अधिकार क्षेत्र की लड़ाई है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि ये घोषणा अगर राज्य कर रहे हैं तो बिना किसी नियम के आधार पर तो कर नहीं रहे होंगे। तो आखिर वो आधार कौन से हैं उसको भी जान लेते हैं। तो दरअसल राज्य जो है, डिजिटल विनियमन में राज्य का अधिकार कब हो सकता है, कब राज्य भी इसके लिए कदम उठा सकते हैं, उसका बेस अलग होगा, उसका आधार अलग होगा। सबसे पहली चीज जो राज्य ये कदम उठा सकते हैं तो वो उठा सकते हैं किसकी वजह से? लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, यानी कि पब्लिक ऑर्डर के लिए ये कदम उठाया जाएगा तो ये ठीक है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ अगर प्रभावित हो रहा हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य अगर प्रभावित हो रहा हो, तो भी राज्य सरकार इस तरह का कदम उठा सकते हैं। और साथ साथ अगर चाइल्ड वेलफेयर की बात हो, यानी कि बच्चों के बाल कल्याण की बात हो, तो लोक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बाल कल्याण के आधार पर इसको उचित ठहराया जा सकता है। ऐसा कदम जो है राज्य सरकार उठा सकती है। अब ये तो हो गया राज्य के द्वारा यह घोषणा किए जाने के पीछे के आधार, क्योंकि राज्य ऐसा कह रहे हैं कि इसके जो सोशल मीडिया का एडिक्शन है, साइबर बुलिंग है, या इससे बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा लोक व्यवस्था में बाधा आ रही है और बच्चों के कल्याण में कहीं ना कहीं बाधा आ रही है। इस आधार पर हम यह कदम उठा रहे हैं। लेकिन इसमें जो संभावित चुनौती है वो ये है कि केंद्रीय कानूनों से टकराव होने की संभावना है, क्योंकि इंटरनेट सेवाओं पर जो सीधा रेगुलेशन का जो राइट होता है वो किसका होता है? सेंटर का होता है। अब अगर सेंटर भी ऐसा नियमन करती है, रेगुलेशन करती है राज्यों के इस कदम के बाद, तो उसको लेकर जो कंपनियां हैं, विशेषकर जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनका स्टैंड क्या है, एक बार उस विषय पर बात करते हैं। तो दरअसल जो सोशल मीडिया कंपनी की प्रतिक्रिया की बात करें तो मेटा ने यह कहा है कि अगर इस तरह का रेगुलेशन कुछ कोई आता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका यह कहना है कि नियम सबके लिए समान होने चाहिए, सभी एप्स पर वो लागू होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो ब्लैंकेट बैन है, ब्लैंकेट बैन का मतलब होता है पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी चीज को बैन कर दिया जा रहा है, एक पूरे एज ग्रुप को टारगेट करके कि इस
एज से नीचे के लोग उसको नहीं देख सकते तो उसको ब्लैंकेट बैन कहेंगे। तो ऐसा ब्लैंकेट बैन लगाना कोई इस तरह का समाधान नहीं है, और अगर लगाया जाता है तो वो सभी ऐप्स पर समान रूप से लगाया जाना चाहिए। अब इसके भी विपक्ष में कुछ तर्क हैं, यानी कि सभी ऐप्स के लिए एक ही डंडे से उसको हम नहीं उसका इलाज कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ तर्क हैं। जैसे ये कहा गया है, मेटा ये कह रहा है कि अगर इस तरह से कदम उठाए जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो बच्चों की है उसको भी प्रतिबंधित किया जा रहा है, और साथ साथ राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का जो अधिकार है उससे भी उनको वंचित किया जाएगा बच्चों के। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि जो वर्ग ये कह रहा है कि सभी ऐप पर समान रूप से इसको नहीं लागू किया जा सकता है, तो वहां पर एक विचार ये भी है कि यूट्यूब हो गया या ट्विटर हो गया, इस तरह के कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जिस पर कि सबसे पहले विश्व में अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंधित किए, कड़े कानून लगाए, लेकिन उसने भी इस तरह के कुछ ऐप्स को रिलैक्सेशन के अंतर्गत रखा। जैसे उसने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध नहीं लगाया, यूट्यूब पर प्रतिबंध नहीं लगाया, ताकि इस तरह के जो ऐप्स जिससे कि शैक्षणिक सूचनाएं बच्चों तक पहुंचनी, जो जरूरी सूचनाएं हैं वो पहुंचनी जरूरी होती हैं, उसको प्रतिबंध के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। तो ये कहना कि भारत में सभी ऐप पर यह समान रूप से लागू हो अगर संभावित ऐसा कानून बनता है तो वो भी उचित नहीं है। एक दूसरा पहलू यह भी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जहां पर कड़े प्रतिबंध दिसंबर 2025 से लागू हुए, वहां पर भी कुछ इन ऐप्स से जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उनको इन प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखा गया। अब मूल समस्या क्या है? मूल समस्या यह है कि बेसिकली जो समस्या आती है वो क्या आती है? बेसिकली जो समस्या है वो आती है एंडलेस स्क्रोलिंग, यानी कि लगातार एडिक्शन का एडिक्टिव डिजाइन इस तरह से जिन एप्स की जाती है, मूल समस्या उन एप्स से है। जैसे कुछ एप्स ऐसे हैं जिसमें कि एंडलेस स्क्रोलिंग चलती रहती है, यानी कि आपकी उंगलियां लगातार उस ऐप को स्क्रोल करती रहती हैं और घंटों आपके समय बीत जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार के एडिक्शन के आप शिकार होते हैं। साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन अलर्ट आता है उससे समय समय पर जो नोटिफिकेशन होते हैं वो साइकोलॉजिकल तरीके से आपको उसमें एंगेज करते हैं और बार बार न चाहते हुए भी आप उस ऐप तक जाते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो एल्गोरिदम बेस्ड कंटेंट होता है, यानी कि जिस तरह की चीजों में आपकी रुचि है उसी तरह के कंटेंट आपको बार बार दिखाई देना, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से एल्गोरिदम उस चीज को बार बार आपके सामने परोसता है। तो बेसिकली जो एडिक्टिव डिजाइन है, मूल समस्या वो है। इस तरह के ऐप से लोगों को दूर करना, विशेष तौर पर बच्चों को दूर करना जिनकी की उम्र परिपक्व चीजों की समझ जिनमें अभी विकसित नहीं है, उस चीज से उनको दूर करना, यह इसका उद्देश्य है। अब देखिए यहां पर जो एक जरूरी चीज निकलकर सामने आती है वो ये भी है क्योंकि कम उम्र के बच्चों में फेक न्यूज को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्राइवेसी को लेकर बच्चों में उतनी जागरूकता नहीं है। तो मूल समस्या यह भी है कि सिर्फ प्रतिबंध लगाना उसका समाधान नहीं है, बल्कि हम डिजिटल साक्षरता की तरफ बढ़ें, वहां पर हम मूल समस्या पर चोट कर सकते हैं, उस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। क्योंकि डिजिटल साक्षरता के माध्यम से हम ये बताएं कि फेक न्यूज को कैसे पहचाना जाए, फेक न्यूज को फिल्टर करने की क्षमता डेवलप कर ले बच्चा, साथ साथ प्राइवेसी को लेकर कंसर्न होना चाहिए, यानी कि किसी भी अरे गहरे ऐप पर बिना सोचे समझे किसी लिंक को क्लिक करने से बचें। तो इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है। इसके अलावा जैसे कुछ जगहों पर अगर आप देखें, जैसे कि आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने कड़े नियम बनाए, उसने नवंबर 2024 में इसके लिए नियम कानून बनाया जो कि दिसंबर 2025 से लागू प्रभावी भी हो गया। इसके अलावा उसको देखने के साथ साथ अन्य जगहों पर, चाहे फ्रांस हो गया आपका, इसके अलावा आपने स्पेन को देखा या अन्य डेनमार्क को देखा, वहां पर भी इस तरह के कानून बनने की दिशा में वो अग्रणी हुए। तो ये जरूरी है कि भारत में भी इस तरह की व्यवस्था हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर जो बेसिकली जो ज्यादा फोकस हो वो हो डिजिटल साक्षरता पर। अब देखिए राष्ट्रीय स्तर पर जरूर सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने प्रयास किया, लेकिन राज्य स्तर पर आपको यूएसए में यूटाह प्रांत में ये प्रयास पहले भी दिखाई दिया होगा। और इस तरह से भारत में भी अब राज्यों के लेवल पर ये जो बात उठ रही है, तो मूल ये बात आपको बताना जरूरी था कि बेसिकली ये जो अधिकार क्षेत्र है वो केंद्र के अंतर्गत आता है। हाँ, ये जरूर है कि राज्य जो है इसको लेकर अगर कानून बनाते हैं तो उसका बेस क्या हो सकता है? बेस हो सकता है लोक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य और साथ साथ चाइल्ड वेलफेयर। तो फिलहाल राज्यों ने ये जो बात अपनी रखी है वो इन्हीं आधार पर रखी है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जिसकी वजह से अगर आप अपनी आगामी यूपीएससी की परीक्षा को कम समय में बेहतर तैयारी के साथ करना चाहते हैं तो आप जुड़िए हमारे जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स लाइव ऑनलाइन कोर्स से। इस कोर्स की कीमत है 34,999। अब इस कोर्स को आपको क्यों लेना चाहिए? देखिए, इस कोर्स को लेने के साथ साथ आपको 14 महीने में प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक के सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा, 18 टेस्ट देने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको ढेर सारे 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर कर दिया जाता है इसके माध्यम से।
साथ साथ उसकी प्रिंटेड मटेरियल और क्लासेस की एक्सेस तो आपको मिलती ही हैं, और अन्य बहुत सारी चीजें जिससे कि आपकी तैयारी कंप्लीट रूप से हो सके। माध्यम की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में ये आपके लिए उपलब्ध है। अब इस कोर्स में अगर आप ये फीस जमा करते हैं तो उसके बाद अगर आप ऑफलाइन बैच में आते हैं तो ये पूरी फीस वहां पर एडजस्ट भी कर दी जाती है। अब इसमें अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ आपको मिलेगा अगर आप AMITABH अमिताभ कूपन कोड को अप्लाई करिए, तो इस पे आपको अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ भी मिलेगा। आप कैसे अप्लाई करेंगे? तो इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां जाएंगे तो जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स आपको मिलेगा, उस पर जाके इसके फीचर्स भी आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये कोर्स सुटेबल है तो उस कोर्स को बाई पर क्लिक करिए और अमिताभ कूपन कोड लगाइए, आपको इस पर अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ मिलेगा। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न ये है आज का कि दुनिया का पहला देश जिसने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया कौन सा है? आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध हैं, दृष्टि आईएएस यूट्यूब के नाम से, वहां भी हमसे जुड़ जाइए। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।